दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है, शोल्डर क्या होता है, इसको आम भाषा में हम बोलते हैं कंधा जाम। कंधा जाम का मतलब ये होता है कि जब हम अपने हाथ का मूवमेंट कर रहे होते हैं तो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट शोल्डर जॉइंट जो होता है उसके ऊपर हमारे 7 मूवमेंट होते हैं। पहला जो होता है उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंशन, जिसमें हम हाथ पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है एबडक्शन, जिसको हाथ को हम साइड से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ होता है जब हाथ को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनल रोटेशन, जो फिफ्थ मूवमेंट होता है। इंटरनल रोटेशन होता है जो हमारा शोल्डर होता है, उसकी जो ह्यूमरस बोन होती है वो अंदर की तरफ घूमती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो एक्सटर्नल रोटेशन होता है। उसमें क्या होती है, जो ह्यूमरस बोन होती है, जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, वो बाहर की तरफ घूमता है। और एक होता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में क्या होता है, हाथ हमारा पूरी तरीके से चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है, उसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। तो ये होता है मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो अगर इन्हीं मूवमेंट्स को हम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पैसिव रेंज से भी नहीं कर पा रहे हैं। पैसिव रेंज का मतलब ये है हम तो उठा ही नहीं पा रहे, लेकिन अगर हम किसी का असिस्टेंस भी ले रहे हैं और वो मूवमेंट फिर भी नहीं हो पा रहा, दैट मीन समझ सकते हैं कि हम वहाँ पे शोल्डर जाम हो गया है, हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया है। इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इस क्यों होता है, इसके मुख्य 3-4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है डायबिटीज। बहुत से लोगों में देखा गया है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अगर वो ओवरहेड मूवमेंट नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि अपने हाथ को सर के ऊपर तक का मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मान के चले कोई पेशेंट है और वो हमारे पास आता है और वो राइट हैंडेडली वर्क करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला जाएगा, कंधा जाम हो जाएगा। उसका कारण ये होता है कि जो राइट पर्सन होता है, जो सीधे हाथ से काम करता है, वो अपने सीधे हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर शोल्डर में कहीं भी जा करके फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, इमोबिलाइजेशन पीरियड हो जाता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाना होता है, या फिर वहाँ पे हमें इंटरनल फिक्सेशन की हुई होती है। तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमें हाथ को चलाना नहीं होता, कंधा मूवमेंट नहीं करना होता है। तो उस पीरियड के दौरान क्या होता है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कंधा जाम हो जाता है। एक इसका कारण और भी हो सकता है कि अगर शोल्डर के अराउंड किसी तरह का हम ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे कि मेस्टेक्टमी होती है। मेस्टेक्टमी क्या होता है, जब किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, हमको उसको ब्रेस्ट को निकालना होता है। तो जब वो ब्रेस्ट को निकालते हैं तो शोल्डर का मूवमेंट वहाँ पे इमोबिलाइज कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस पूरे रहते हैं। एक कारण और हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो जाए। पैरालिसिस में क्या होता है, पेशेंट उसको हो सकता है कि हेमिप्लीजिया हो सकता है, या फिर हो सकता है क्वाड्रिप्लीजिया हो जाए। अगर उस पेशेंट का हम मूवमेंट नहीं करेंगे, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करेंगे, तो उस कारण से भी क्या होता है, क्योंकि पैरालिसिस में क्या होता है, पेशेंट खुद मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं होता है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, कंधा जाम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें पैसिवली उसका मूवमेंट करना पड़ता है। नहीं, कैल्शियम की कमी से आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। हाँ, कैल्शियम की वजह से ये हो सकता है कि आपकी हड्डियों के अंदर कमजोरी आ जाए, ठीक है, या फिर मांसपेशियों में वीकनेस आ जाए, लेकिन फ्रोजन शोल्डर का उससे कोई लेना देना नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर मेनली सिर्फ इमोबिलाइजेशन की वजह से होता है। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। मान के चलो अगर कोई छोटा बच्चा है, मान के चलो 12 साल 15 साल का भी बच्चा है, और उसके शोल्डर के अराउंड कोई इंजरी हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक इमोबिलाइजेशन पीरियड होता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। तो अगर उसमें भी कोई बच्चे को इमोबिलाइजेशन पीरियड दिया जाएगा, तो उसमें फ्रोजन शोल्डर होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता है कि इसी पर्टिकुलर एज में जाकर के, वो फैक्टर भी डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट को क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है शोल्डर जॉइंट होने के। वेट से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर किसी का वेट ज्यादा, जरूरी नहीं कि उसको फ्रोजन शोल्डर हो। आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं, मोबिलाइज है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस नहीं। फ्रोजन शोल्डर तो सिर्फ मैंने जैसे बताया, फ्रोजन शोल्डर का मतलब तो कंधा जाम, ठीक है। अगर आपके शोल्डर के अंदर और भी कोई वजह हो सकती है। हाँ, इंटरनल की अगर बात करें, अगर शोल्डर के अंदर कोई आपको दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर सिर्फ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी वजह से पेन क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो उसके और अदर कारण हो सकते हैं। टेंडनाइटिस हो सकती है, या फिर बर्साइटिस हो सकती है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, या इन्फ्लामेशन भी हो सकती है ना। इसकी वजह से भी शोल्डर में पेन हो सकता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर का अलग है, क्योंकि उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसका इलाज हम कर सकते हैं। मेनली 3 तरीके से फ्रोजन शोल्डर को मोबिलाइज किया जाता है।
पहला होता है मोबिलाइजेशन, मतलब पैसिव मोबिलाइजेशन और एक्टिव मोबिलाइजेशन, मतलब एक या तो आप मूवमेंट करें या फिर कोई और व्यक्ति आपको मूवमेंट कराए, तो वो एक तरीका होता है। दूसरा हाँ एज ए फिजिकल थेरेपी। और दूसरा होता है कि ग्लाइडिंग टेक्निक होती है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है आपकी ग्लाइडिंग टेक्निक के थ्रू शोल्डर को मोबिलाइज करता है। और एक होता है मायोफेशियल रिलीज, जो मसल्स आसपास शोल्डर के जो होती हैं वो टाइट हो जाती है, उनकी मसल्स और फेशिया जो टाइट हो जाती है तो उनको मायोफेशियल टेक्निक के थ्रू रिलैक्स किया जाता है, जिससे कि शोल्डर मोबिलाइज हो सके। जैसे कुछ लोग जो हैं जिम में जाते हैं, जिम में हैवी एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर की, तो मसल वहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाती है तो उनको जकड़न भी महसूस होती है, तो मायोफेशियल रिलीज उसमें भी काम आती है कि मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। नॉर्मल डाइट आप खाने, अगर आपको नॉर्मल अपना शोल्डर ठीक रखना है तो उसके लिए सबसे पहली बात है मोबिलाइजेशन। और रही बात डाइट की, तो डाइट तो आप नॉर्मल डाइट जो एक नॉर्मल इंसान खाता है उसी के हिसाब से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। शोल्डर को अगर आप चाहते हैं कि मैं घर पे ही ठीक कर लूँ तो आपको इसको 3 ग्रेड में डिवाइड करना होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड वो होता है कि आपका मूवमेंट जो है वो एक लिमिटेड रेंज तक ही फिक्स हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम घर पे एक्सरसाइज करने के बाद में ठीक कर सकते हैं, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है और आपको लगता है कि आपकी जो रेंज है वो थोड़ी ही कम हुई है और आपका कंधा जाम जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, तो आपको मैं घर के लिए 3 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जो आप घर पे डेली अगर 5 मिनट के लिए भी करेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो पूरी तरीके से मोबिलाइज हो जाएगा, खुल जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मूवमेंट कराना होता है वो हमारे हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत करता है, तो इसको उठाने के लिए हमें ये वाला फ्लेक्शन मूवमेंट कराना होता है। तो ये वाला मूवमेंट अगर आप करेंगे तो आपका फ्लेक्शन मूवमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मूवमेंट होता है अबडक्शन। अगर सबसे ज्यादा हमें परेशानी दूसरा मूवमेंट में किसी में आती है तो वो अबडक्शन करने में आती है, हाथ को इस तरीके से करने में आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हाथ को पकड़ करके शोल्डर को यहाँ से मोबिलाइज करके हाथ को ऊपर की तरफ उठाना होता है। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसिव मोबिलाइजेशन है, ठीक है। तीसरा मूवमेंट जो होता है, जो सबसे डिफिकल्ट होता है किसी भी पेशेंट के लिए, सबसे पेनफुल होता है, वो होता है बैकवर्ड रोटेशन। अगर हम अपने हाथ को कमर के पीछे लेके जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए ये वाला मूवमेंट पैसिवली हम कराते हैं। तो ये 3 मूवमेंट हो गए हमारे जो हम पैसिवली करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब अगर कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है मूवमेंट कराने के लिए तो सेल्फ कैसे करें। तो आइए सेल्फ एक्टिव एक्सरसाइज की बारे में बात करते हैं। आपके पास में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको असिस्ट कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिव एक्सरसाइज करनी होती है। एक्टिव एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी शोल्डर फ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को दीवार के सामने फेस करके खड़ा करना है और पेशेंट से बोलना है कि जहां तक उसका हाथ जाता है वो दीवार पे उसको रख ले और धीरे धीरे क्या है वो उंगलियों को चलाता हुआ ऊपर तक लेके जाए। जैसे ये एक लिमिटेड रेंज तक पहुंच जाता है तो पेशेंट को बोलेंगे कि थोड़ा सा और आगे खिसक जाए और धीरे धीरे करता हुआ हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाए। इससे क्या होगा, असिस्टिव एक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगी, जो पेशेंट को किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फिर बोलेंगे कि पीछे आ जाए, तो इसी तरीके से उसको बार बार रिपीट करते रहना है और कम से कम 10 से 15 बार 20 बार इसको हमें रिपीट करना है। ये हमने किया शोल्डर के फ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बात करें शोल्डर के अबडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना होता है और पेशेंट के हाथ को इस तरीके से रखाना होता है और सिर्फ वही करना होता है जैसे हमने पिछली बार किया था, उंगलियों को चलाते हुए और पेशेंट को साइड से करते हुए ऊपर तक ले जाना होता है, जिससे कि क्या होता है, आपका शोल्डर अबडक्शन इंक्रीज हो जाता है और इसमें किसी और दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी आती है हमारे बैकवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड रोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। एक नेक्स्ट मूवमेंट जो होता है वो होता है बैकवर्ड रोटेशन। बैकवर्ड रोटेशन क्या होता है, जब हम अपने हाथ को अपनी कमर की तरफ लेके जाते हैं तो ये मूवमेंट सबसे ज्यादा पेनफुल होता है और सबसे ज्यादा कठिन होता है किसी भी पेशेंट को करने के लिए। तो इसको एक्टिवली करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक टॉवल की जरूरत होती है। ये टॉवल हमारे पास में है, तो हमें क्या करना होता है, शोल्डर के ऊपर इस तरीके से टॉवल को डालना होता है और पेशेंट को बोलना होता है कि आप इस तरीके से इसको पकड़िए। तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद में और दूसरे हाथ से इस टॉवल को होल्ड करने के लिए बोला जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि आप इसको मूवमेंट कीजिए।
इस टॉवल को खींचिए। तो इससे क्या होता है, जो आपका बैकवर्ड रोटेशन मूवमेंट है वो बहुत आसानी से हो जाता है, और अपने पेन के अकॉर्डिंग, जितना पेन आप टॉलरेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूवमेंट को कर सकते हैं, जिससे आपको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेल्फ आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड रोटेशन ऑफ शोल्डर कर सकते हैं। अगर आपको पेन है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पेन को खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉज ऑफ पेन अलग है तो उसको कॉज ऑफ पेन को भी ठीक करने के लिए अलग आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट जो फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने का बेस्ट तरीका जो है वो है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज।